गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सब का रिवीजन दोस्तों हम लोग एक ही क्लास में करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास की आज की रिवीजन की क्लास। तो प्राचीन भारत की शुरुआत होती है दोस्तों पाषाण काल या स्टोन एज से, और पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो अब हम लोग दोस्तों जो पाषाण काल के ये तीन भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन्हीं तीनों में देखेंगे कि मानव कैसे कैसे विकसित हुआ, कि पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी, मध्य पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी और नव पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले देखिए पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी। तो पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो भोजन की तलाश में रहता था। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या हुई। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो पूरा पाषाण काल से और ज़्यादा विकसित हुआ और इसमें वो पालतू जानवरों को रखना शुरू कर दिया या स्टार्ट डोमेस्टिकेशन। तो इसमें जो पहला पालतू जानवर रखा था वो था कुत्ता या डॉग। उसके बाद देखिए नव पाषाण काल में मानव सबसे ज़्यादा विकसित हो गया और इसमें जो मानव था वो कृषि करने लगा। अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई नव पाषाण काल में। और उसके बाद नव पाषाण काल में मानव शिकार और बेहतर ढंग से करने लगा और जब अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई तो शादी भी होगी और शादी होगी तो परिवार की भी शुरुआत हो गई नव पाषाण काल से। और नव पाषाण काल में दोस्तों जो मानव था वह मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद दूसरा अंतर देख लीजिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव रहते थे वो शुरुआत में बिना कपड़े के रहते थे और धीरे धीरे बाद में जैसे समय बीतता गया तो उन लोगों ने पत्ती और जो वृक्ष की छाल होती है उसको कपड़े के रूप में पहनना शुरू कर दिया। और मध्य पाषाण काल में फिर और ज़्यादा विकसित हुए और इसमें मानव जो खाने के लिए शिकार करता था पशुओं को, उसकी जो खाल होती थी उसे कपड़े के रूप में पहनना शुरू कर दिया। और नव पाषाण काल क्योंकि विकसित काल था तो इसमें मानव ने सूती और ऊनी वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल में आग तो थी लेकिन पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो विकसित नहीं था, इसलिए उसे आग के इस्तेमाल का ज्ञान नहीं था। तो पूरा पाषाण काल में आग तो थी लेकिन मानव उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। और उसके बाद मध्य पाषाण काल में दोस्तों आग का प्रयोग हो गया। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल में जैसे आग थी और मानव उसका प्रयोग करना नहीं जानता था, वैसे ही चक्का या व्हील भी था लेकिन मानव उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। और मध्य पाषाण काल में जो चक्का था उसका प्रयोग मानव करता था वस्तुओं को ढोने के लिए, और नव पाषाण काल में चक्के का प्रयोग करता था मानव बर्तनों के बनाने में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शुरुआत में आग बनी कैसे थी। तो आग बनी थी दोस्तों, चकमक पत्थर होता है एक, उसी के आपस में टकराने से आग बनी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि चकमक नामक एक पत्थर होता है जिसके टकराने से शुरुआत में आग बनी थी। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कि पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिला या एविडेंस मिला वो कहाँ से मिला। तो पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिला वो मिला भीमबेटका, जो कि है मध्य प्रदेश में। और दोस्तों जो भीमबेटका है वो यूनेस्को की सूची में भी शामिल हुआ 2003 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है।
फिर देखिए नवपाषाण काल का साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिला, तो पहला एविडेंस मिला था मेहरगढ़ जो कि है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और दूसरा एविडेंस मिला था बुर्जहोम जो कि है जम्मू और कश्मीर में। और अब दोस्तों पाषाण काल के बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, तो वो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार या शेप कैसा था, तो वो था त्रिभुजाकार। उसके बाद देखिए दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि उत्तर दिशा में फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता मोंडा, और ये मोंडा जगह कहां पर है, तो ये है जम्मू और कश्मीर में। तो उत्तर दिशा में कहां तक फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो फैली थी मोंडा तक जो कि है जम्मू और कश्मीर में। और दक्षिण दिशा में दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो फैली थी टाइमाबाद, और ये टाइमाबाद कहां पर है, तो टाइमाबाद है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो दक्षिण की तरफ टाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वहां तक फैली हुई थी। और पूर्व दिशा में देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, तो पूर्व दिशा में फैली हुई थी आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर। तो पूर्व दिशा में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी आलमगीरपुर तक जो कि है यूपी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी सूतकागेंडोर। और सूतकागेंडोर कहां पर है दोस्तों, तो ये है बलूचिस्तान में जो कि है कहां पर, तो ये है पाकिस्तान में। और अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में या साइट्स के बारे में। तो पहला स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे पहला खोजा गया जो स्थल या साइट्स है वो है हड़प्पा, और इसकी खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और कहाँ से हुई थी, तो वो स्थान है साहिवाल पाकिस्तान, और नदी है रावी जहां से खोज हुई हड़प्पा की। और दोस्तों हड़प्पा के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा से दोस्तों स्वास्तिक का निशान मिला। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा साइट से स्वास्तिक का निशान मिला था, और तांबे के शीशे मिले और ताबूत मिले। ताबूत मतलब कब्रगाह हो गई। और उसके बाद दूसरा स्थल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये है मोहनजोदड़ो जिसकी खोज हुई 1922 में। और किए कौन थे मोहनजोदड़ो स्थल की खोज, तो वो किए थे आर.डी. बनर्जी। और किस स्थान पर किए मोहनजोदड़ो की खोज, तो वो किए थे लरकना सिंध जो कि इस समय वर्तमान के पाकिस्तान में है। और नदी कौन सी थी जिसके किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो वो नदी थी सिंधु नदी। तो बस इतना चीज ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई और किए थे आर.डी. बनर्जी, और स्थान था लरकना सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और नदी थी सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो स्थल या साइट पर मिला क्या था, तो वहां पर मिला था ब्रोंज या कांस्य की नृतकी मिली थी, और बृहद अन्नागार मिला था, और पशुपति की फोटो
या भगवान शिव की फोटो मिली थी, और ग्रेट बाथ और रिलीजियस बाथ मिला था। ग्रेट बाथ मतलब नहाने का स्थान, और रिलीजियस बाथ मतलब जहाँ पर धार्मिक स्नान किया जाता हो। और एक चीज़ और जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। या और सबसे पहले मानव जो था वो ब्रॉन्ज या कांसे का इस्तेमाल किया या यूज किया, और सबसे पहले कपास की खेती की। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया ब्रॉन्ज या कांसे का, और सबसे पहले खेती की कपास की। और उसके बाद तीसरा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो की खोज दोस्तों किए थे एन.जी. मजूमदार जी। और किए कहाँ से थे? तो किए थे नवाब साहब, एक जगह है जो कि वर्तमान में है कहाँ पर? पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे किए थे? तो वो नदी थी सिंधु नदी। तो उसके बाद देखिए चन्हुदड़ो जो स्थल था वहाँ पर क्या क्या मिला? तो वहाँ पर मिला सील कारखाना मिला, खिलौनों का कारखाना मिला, और हड्डियों के हथियार जो बनाए जाते थे उसका कारखाना मिला, और कांसे की बैलगाड़ी मिली। या उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौथी साइट थी या चौथा स्थल था वो है लोथल। और ये लोथल कहाँ है भाइयों? तो ये है वर्तमान के अहमदाबाद में। और लोथल जो स्थल था ये बसा है भोगवा नदी के किनारे, और इसकी खोज किए थे S.R. राव जी। उसके बाद देखिए लोथल स्थल में मिला क्या क्या था? तो लोथल में मिला था पहला जो इम्पोर्टेंट चीज वो मिला था बंदरगाह। अब जैसे देखिए दोस्तों लोथल में बंदरगाह मिला, और बंदरगाह मिलेगा तो वहाँ पर जहाज भी मिलेंगी जो कि सामान को ढोने का काम करती हैं। तो लोथल साइट में शिप मिली जो कि सामान को ढोने का काम करती थी। और इसी स्थल या साइट में धान की भूसी भी मिली, और चेस बोर्ड भी मिला, और अग्नि वेदियाँ भी मिली जिसे कहा जाता है फायर अल्ट्रा, और युगल कब्र भी यहीं से मिला। उसके बाद देखिए कलीबंगा। और कलीबंगा के बारे में दोस्तों ये जान लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले थे उनमें सबसे विकसित जो स्थल या साइट था वो था कलीबंगा। तो कलीबंगा की खोज किए थे बीबी लाल और बीके थापर। और किस जगह से किए थे? तो वो जगह थी हनुमानगढ़ जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, और नदी थी जिसके किनारे कलीबंगा बसा था तो वो थी घाघरा। तो घाघरा नदी के किनारे हनुमानगढ़ जगह का नाम जो कि इसमें राजस्थान में है, वहाँ पर कलीबंगा स्थल की खोज हुई, और खोज किए थे बीबी लाल और बीके थापर। जैसा कि दोस्तों हमने बताया आपको कि जो कलीबंगा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो सबसे विकसित स्थलों में से एक है। उसके बाद देखिए कि कलीबंगा जो स्थल है वहाँ पर क्या क्या मिला था? तो वहाँ पर मिला एविडेंस ऑफ सर्जरी, अर्थात जो सर्जरी होती है उसका साक्ष्य मिला कलीबंगा स्थल से। और बोन ऑफ कैनाल मिला, इसका अर्थ यह है कि नहर मिली जो कि हड्डियों के द्वारा बनाई गई थी। और उसके बाद मिला वुडन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब लकड़ी का एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था कलीबंगा स्थल में। और यहाँ पर दोस्तों कलीबंगा स्थल में जो कच्ची ईंट होती है उसका भी प्रयोग होता था, इसका भी साक्ष्य मिला इस स्थल से। और अग्नि वेदियाँ भी मिली थी, और कपल ब्यूरियल भी मिला था। कपल ब्यूरियल मतलब दोस्तों जो पति पत्नी की कब्र होगी वो एक साथ होगी, उसी को कहा गया है कपल ब्यूरियल। और ये मिला है कहाँ पर? तो कलीबंगा स्थल में। उसके बाद है धोलावीरा जो कि कहाँ पर है? ये है कच्छ में जो कि है गुजरात में, और ये बसा है लूनी नदी के किनारे। और इसकी खोज किए थे J.P. जोशी 1960 में। और ये जो धोलावीरा है दोस्तों ये सबसे नवीनतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसकी
खोज की गई हो। और धोलावीरा में देखिए क्या क्या मिला था, तो यहाँ पर मिला था स्टेडियम और एक लकड़ी का बोर्ड मिला था जिस पे 10 शब्द लिखे गए थे और इसीलिए इसे कहा गया था साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड या लकड़ी का बोर्ड जिस पर 10 शब्द लिखे थे वो मिला था धोलावीरा से, जो कि सबसे नवीनतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसकी खोज हुई थी 1960 में जेपी जोशी के द्वारा। और किस स्थान पर इसके साक्ष्य मिले, तो वो मिले कच्छ गुजरात में लूनी नदी के किनारे। और सिंधु घाटी के जो लोग थे उनकी सामाजिक जीवन या सोशल लाइफ कैसी थी, तो वो देख लीजिए। तो उनकी जो सत्ता थी वो थी मातृसत्तात्मक, और वे लोग बहुत शांति प्रिय लोग थे और उनके पास मनोरंजन के भी संसाधन थे। और वहाँ पर सती प्रथा भी थी और दास प्रथा थी। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन या फाइनेंशियल लाइफ कैसी थी, तो उसमें देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रचलन था। और इस व्यवस्था में लोग कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी या मिक्स्ड इकोनॉमी थी। और उसके बाद देखिए सिंधु घाटी के लोगों के धर्म के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और मूर्ति की पूजा करते थे, सिर्फ माता की मूर्ति का। भगवान शिव की पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे, आग की पूजा और पानी की पूजा। और पशुओं में किस पशु की पूजा करते थे, तो वो करते थे एक सिंघी बैल की पूजा और कुबड़ा बैल की पूजा। और पक्षियों की भी पूजा करते थे और पेड़ों में करते थे पीपल की पूजा, नीम की पूजा और बबूल की पूजा। और उसके बाद देखिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या पारिस्थितिक संतुलन के बिगड़ने के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन हो गया। तो बस इतना ही है सिंधु घाटी सभ्यता में। और तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक काल के बारे में, जो कि चला था 1500 से लेकर 1000 BC या ईसा पूर्व। तो BC मतलब दोस्तों यह होता है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, मतलब जो ईसाइयों के भगवान होते हैं जिनका नाम है जीसस, यह वह समय है जब उनका जन्म नहीं हुआ था। तो जो जीसस होते हैं उनके जन्म के पहले के समय को BC या ईसा पूर्व कहा जाता है। और यह समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे घटते क्रम में लिखा जाता है। जैसे 1500 से 1000, फिर अभी उत्तर वैदिक काल आएगा, वह 1000 से 600 BC। तो जो BC या ईसा पूर्व होता है उसमें जैसे आप समय में आगे जाएंगे वैसे घटते हुए क्रम में लिखा जाएगा। तो वैदिक काल की स्थापना दोस्तों आर्यों के द्वारा की गई, ऐसी मान्यता है। और वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर 4 होते हैं दोस्तों, और ये हैं वेद जो कि होते हैं 4, और फिर है ब्राह्मण जो कि होते हैं 8, फिर है आर्यंक जो हैं 6, और उपनिषद ये है 108। तो जो वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य है वह 4 प्रकार का होता है, जिनमें है वेद, ब्राह्मण, आर्यंक और उपनिषद। वैदिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को दोस्तों 1500 BC से लेकर 1000 BC तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल को दोस्तों 1000 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। तो यहां पर टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। वेद जो 4 भागों में बांटे गए, ये बांटे गए दोस्तों महर्षि वेद व्यास के द्वारा, और इन्हें बांटा गया द्वापर युग में।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यह जान लीजिए कि वेद आया कहां से है। तो ये आया है विधि शब्द से, जिसका मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। तो ऐसी मान्यता है दोस्तों कि पहले के समय में जो भारत के ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने तपस्या की, उसके बाद भगवान पृथ्वी पर आकर जो ज्ञान दिए उसी को सुनकर ऋषि और मुनियों ने जो लिखा उसी को वेद के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए भाइयों इसे कहा जाता है श्रुति या सुनकर, अर्थात जो वेद की रचना हुई है वो श्रुति या सुनकर हुई है। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है संहिता। संहिता मतलब सूक्ति, जिसे इंग्लिश में हाइम्स कहा जाता है, उसका संग्रह। तो सूक्ति का संग्रह को संहिता कहा जाता है और संहिता को ही वेद कहा जाता है। और इसे अपौरुष के नाम से भी जाना जाता है। और अपौरुष का मतलब होता है कि इसकी रचना स्वयं भगवान ने की है। तो बस वेद के बारे में इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। तो वेद होता है दोस्तों 4 प्रकार का, और इनमें सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद, और सबसे जो नया वेद है वो है अथर्ववेद। तो हमारे पेपर में दोस्तों कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन वेद था, फिर उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद कौन था। तो इस क्रम को याद करने के लिए आप लोग रसिया याद कर लीजिएगा। रसिया RSYA। रसिया मतलब हो गया ऋग्वेद, यस मतलब हो गया सामवेद, और वाई मतलब हो गया यजुर्वेद, और ए मतलब हो गया अथर्ववेद। तो सबसे पुराना और सबसे जो पहला वेद था दोस्तों वो था ऋग्वेद। इसका संबंध है दोस्तों अग्नि से। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का संबंध है अग्नि से, और यह सबसे पुराना वेद है। और इसमें 1028 सूक्त या हाइम्स हैं और 10 मंडल हैं। तो बस ऋग्वेद में इतना ही जानिएगा कि ऋग्वेद का संबंध अग्नि से है, यह सबसे पुराना वेद है, और इसमें 1028 सूक्त या हाइम्स हैं और 10 मंडल हैं। उसके बाद है सामवेद। इसका संबंध है दोस्तों सूर्य भगवान से। और फिर है यजुर्वेद। इसका संबंध है दोस्तों वायु से। और लास्ट है दोस्तों अथर्ववेद, और इसका संबंध है दोस्तों जो चिकित्सा होती है, और जो गृहस्थ आश्रम चलाया जाता है, और जो शादी विवाह होता है, जो जादू टोना या मैजिक होता है, वो सब कहाँ दिया गया है? तो वो सब दिया गया है अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद का संबंध अग्नि से, सामवेद का संबंध सूर्य से, यजुर्वेद का संबंध वायु से, और अथर्ववेद का संबंध है चिकित्सा पद्धति, मैजिक से, जादू टोना से, इन सबों से। उसके बाद आप लोग ऋग्वैदिक काल जो कि चला था 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल जो कि चला था 1000 BC से 600 BC तक, उन दोनों में जो मुख्य अंतर हैं उसको देख लीजिए, और फिर वैदिक काल खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन भी आता है दोस्तों तो इसी में से आएगा। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पहला अंतर है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। तो सबसे पहले देखिए जो ऋग्वैदिक काल था वहां पर था पितृसत्तात्मक सत्ता, और उत्तर वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक सत्ता थी। और महिलाओं का सम्मान ऋग्वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी था। तो महिलाओं का सम्मान ऋग्वैदिक काल में भी है, उत्तर वैदिक काल में भी है। उसके बाद अधिकार देख लीजिए महिलाओं का क्या क्या था। तो राजनैतिक अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, धार्मिक और अपने मन का वर भी चुन सकती थी ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों सब अधिकार समान था, बस सिर्फ एक अधिकार छोड़कर, और वो है राजनैतिक अधिकार नहीं था महिलाओं को उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में सती सिस्टम नहीं था, उत्तर वैदिक काल में भी सती प्रथा या सती सिस्टम नहीं था। विधवा विवाह ऋग्वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी था। और जो चाइल्ड मैरिज होती है वो कहाँ थी? तो वो ऋग्वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी था। और एक विवाह की प्रथा
और बहुविवाह की प्रथा, ये दोनों जगह थी, ऋग वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी। तो ये हो गया सामाजिक स्थिति में अंतर ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आर्थिक स्थिति में अंतर देख लीजिए दोस्तों, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में लोग अपना जीवन चलाने के लिए कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। और पशुओं में दोस्तों ऋग वैदिक काल में गाय को पाला जाता था और उन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता था, और गाय को मारना अघन्य या अपराध माना जाता था ऋग वैदिक काल में। और गांव में दोस्तों जिसके पास जितनी अधिक गायें होंगी उसे गांव का मुखिया कहा जाता था, और उसका नाम होता था गोपति। तो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय वो होता था गांव का मुखिया, और उसे कहा जाता था गोपति। और ये गोपति का चुनाव होता था दोस्तों, और चुनाव में भाग कौन लेते थे? तो महिलाएं और पुरुष या मेल और फीमेल दोनों लोग भाग लेते थे गोपति या मुखिया के चुनाव में, अर्थात ऋग वैदिक काल में ही लोकतंत्र था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उत्तर वैदिक काल में भी आर्थिक स्थिति ऋग वैदिक काल के ही समान थी, अर्थात यहाँ पर भी लोग अपना जीवन चलाने के लिए पशुपालन और कृषि करते थे। और उत्तर वैदिक काल में जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होती थी उसे कहा जाता था भूपति। और ये जो भूपति होता था वो कर या टैक्स लेता था, और यहाँ पर दोस्तों जो कर लेता था वो स्वेच्छा से देना होता था, न कि मजबूरी में। और जो भूपति होता था वही कर लेता था, और उसे भगदुघ नाम से जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो कर लेता था, जिसे भूपति भी कहा जाता था, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है भगदुघ के नाम से। उसके बाद धार्मिक स्थिति में अंतर देख लीजिए ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में इंद्र भगवान को सबसे बड़ा भगवान माना जाता था, और इनके पास थे 250 हाइम्स या सूक्त। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंद्र भगवान को सबसे बड़ा भगवान माना जाता था, इन्हें आर्यों का मुख्य गॉड या मुख्य भगवान कहा जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंद्र भगवान को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों जो भगवान हैं ऋग वैदिक काल में वो हैं अग्नि, जिनके पास है 200 सूक्त या हाइम्स, और इनकी पत्नी है स्वाहा। तो स्वाहा पत्नी है अग्नि की, जिनके पास है 200 सूक्त या हाइम्स। और उसके बाद तीसरे नंबर के भगवान हैं ऋग वैदिक काल में, वो हैं वरुण। इनके पास है दोस्तों 30 सूक्त, और वरुण को नैतिक भगवान या इथिकल गॉड भी कहा जाता है, और वरुण को पानी का देवता भी कहा जाता है। तो पानी का देवता या नैतिक भगवान या नैतिक गॉड किसे कहा जाता है? वरुण को, जिनके पास है 30 सूक्त। उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति। तो उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य भगवान थे वो लोग थे 3, जिनमें पहले थे प्रजापति, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा, दूसरे नंबर पर थे विष्णु, और तीसरे भगवान थे महादेव। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये थे उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल से ही त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आया। तो त्रिदेव का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? तो त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आया है या विचार आया है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। और त्रिदेव कहा किसे जाता है? तो ये कहा जाता है प्रजापति या ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को। उसके बाद देखिए दोस्तों जो भारत में आर्य आए थे उनका घर कहाँ था? तो जो भारत के अलग अलग विद्वान थे उन्होंने इसके बारे में अपना अलग अलग मत दिया कि आर्यों का घर कहाँ था।
तो मैक्स मूलर एक थे, इनके अनुसार जो आर्य आए थे वो आए थे मध्य एशिया से, और ये ईरान से आए पहले अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से आए इंडिया या भारत में। उसके बाद दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य आए थे वो आए थे तिब्बत से, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य आए थे भारत में वो आए थे आर्कटिक से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य आए थे भारत में मध्य एशिया से, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य आए थे भारत में तिब्बत से, और बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्य आए थे भारत में आर्कटिक से। तो बस दोस्तों आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज भाइयों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म और भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। तो सबसे पहले आइए गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था, और इनके माताजी की मृत्यु हो गई दोस्तों इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही, और उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी माता की जो छोटी बहन थी जिनका नाम था गोमती प्रजापति उन्होंने की। इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो लुम्बिनी कपिलवस्तु के राजा थे, और इनके बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनके लड़के का नाम था राहुल। अब थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए कि सिद्धार्थ सन्यासी कैसे बने। तो जब इनका जन्म हुआ उसके 5 दिन बाद इनके पिता शुद्धोधन ने अपने दरबार में 8 पंडितों को बुलाया इनके नामकरण के लिए। तब उन पंडितों को जब इनकी जन्म कुंडली दिखाई गई, तब वे जो पंडित ज्ञानी थे उन लोगों ने बताया कि या तो आपका लड़का बहुत बड़ा राजा बनेगा और नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी। उसके बाद गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए अपने राजमहल में सारी सुख सुविधाएं दी और हर मौसम के लिए अलग महल बनाया, जिससे कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जी को कभी भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक बार जब गौतम बुद्ध अपने बगीचे में टहल रहे थे तब एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, और उसके बाद फिर जब दोबारा गए टहलने के लिए तब एक बीमार आदमी को देखे, और जब तीसरी बार घूम रहे थे तो एक शव को देखे जिसे 4 लोग ले जा रहे थे और बहुत सारे लोग रो रहे थे। उसके बाद जब चौथी बार गौतम बुद्ध अपने बगीचे में घूम रहे थे तब उन्हें एक सन्यासी मिला, और उस सन्यासी से गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ ने जब इन सारे प्रश्नों को पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कैसे हो गया, और ये बीमार व्यक्ति कौन है, और ये शव किसका जा रहा है, तब सन्यासी ने उन सब के बारे में सिद्धार्थ को बताया, और उसके बाद वे बहुत परेशान हो गए। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वृद्ध व्यक्ति और बीमार व्यक्ति और शव को देखकर जब उसके बाद सिद्धार्थ सन्यासी से मिले तब उनके मन में सन्यास की भावना जागृत हुई। तो बस दोस्तों इनके परिचय में इतना ही पढ़िए, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, और क्वेश्चन आता है दोस्तों अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो इसमें देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है, और धम्म होता है एक टर्म बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म में, जिसे कहा जाता है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या टीचिंग। और फिर एक टर्म है दोस्तों संघ, और संघ का मतलब है दोस्तों संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बौद्ध धर्म के भिक्षु और उपासक रहते हैं जो कि बौद्ध धर्म का
प्रचार प्रसार करते हैं। संन्यास का जन्म कैसे हुआ गौतम बुद्ध में? तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जब वे वृद्ध व्यक्ति को देखे और फिर बीमार व्यक्ति को देखे और फिर मृत शरीर को देखे, तब गौतम बुद्ध के अंदर संन्यास का जन्म हुआ। और भगवान गौतम बुद्ध का उद्देश्य था दोस्तों जन्म और मृत्यु का जो चक्र या साइकिल होता है उसका पता लगाना। तो बुद्धा का डेस्टिनेशन या उद्देश्य था दोस्तों जन्म और मृत्यु साइकिल का पता लगाना। तो उपरोक्त घटना अर्थात वृद्ध व्यक्ति को देखकर, बीमार व्यक्ति को देखकर और शव को देखकर सिद्धार्थ में सन्यासी बनने का फैसला किया। तो 29 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ घर छोड़कर सन्यासी बन गए तो उस घटना को कहा जाता है दोस्तों महाविनिष्क्रमण। 35 साल की उम्र में दोस्तों सिद्धार्थ को बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि है बिहार में, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को कहा जाता है निर्वाणा या बोधि। तो 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ को बोधगया निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि है बिहार में, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को कहा जाता है निर्वाणा। और जो वो वृक्ष था दोस्तों उसे कहा गया बोधि वृक्ष, और जो स्थान था जहां पर सिद्धार्थ को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कहा जाता है बोधि स्थान। तो जैसा कि हमने बताया जो वृक्ष था जहां पर सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को कहा गया है बोधि वृक्ष। और उसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया सारनाथ में 5 सन्यासियों को, और इस घटना को कहा जाता है दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये चीज ध्यान रखिए कि गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया 5 सन्यासियों को, और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और उसके बाद दोस्तों 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश में, और इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। उसके बाद देखिए धम्म या टीचिंग्स के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। तो जो बौद्ध धर्म का शिक्षाएं हैं जिसे धम्म कहा जाता है वो होता है दोस्तों 4 प्रकार का, जिसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख के कारण, तीसरा है दुख का निदान और चौथा है दुख निदान मार्ग, जो कि होता है अष्टांगिक मार्ग या जिसे कहते हैं 8 फोल्डेड पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म में दुख निदान मार्ग है वो क्या है, तो वो है अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्डेड पाथ। और आगे देखिए कि बौद्ध धर्म में जो संघ था या ऑर्गेनाइजेशन था उसका सदस्य बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता क्या थी। तो उसमें था दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 15 साल की उम्र से कम उम्र का है तो वो डिस्क्वालीफाई या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा संघ का सदस्य बनने के लिए। और दूसरा था कि जो व्यक्ति हो अगर वह गृहस्थ में है अर्थात शादी विवाह किया है और परिवार में है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा संघ का सदस्य बनने से। और तीसरा है कि यदि वो व्यक्ति चोर है, हत्यारा है या कर्जदार है तब भी सदस्य नहीं बन सकता है संघ का। और चौथा है यदि व्यक्ति दास है तब भी संघ का सदस्य नहीं बन सकता। और पांचवा है यदि व्यक्ति को असाध्य रोग या क्रोनिकल डिजीज है तब भी वह संघ का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये 5 डिस्क्वालिफिकेशन हैं संघ का सदस्य के लिए। और पहली महिला दोस्तों जो बुद्ध संघ की सदस्य बनी वो हैं गोमती प्रजापति। ये बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला सदस्य कौन है जो बुद्ध संघ की सदस्य बनी। तो उनका नाम था दोस्तों गोमती प्रजापति। और अंतिम शिष्य कौन था
भगवान गौतम बुद्ध का, तो वो थे सुभद्रा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब आइए देखते हैं बुद्ध परिषद या बुद्धा काउंसिल के बारे में। तो पहला जो बुद्ध परिषद आयोजित हुआ था वो हुआ दोस्तों राजगृह में 483 BC में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम लोगों को बुद्ध परिषद जो आयोजित हुआ था उसका वर्ष याद नहीं रखना है, बस इसमें यह चीज ध्यान रखिएगा कि ये आयोजन स्थान कहाँ है और उस समय उस आयोजन का जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थे वो कौन थे और वहाँ के शासक उस समय कौन थे और उसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों राजगृह में 483 BC में, और उस परिषद का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हुए महाकश्यप, और उस समय वहां के शासक थे अजात शत्रु। और पहली बुद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ राजगृह में, उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पर 2 किताबें लिखी गई। जो पहली किताब है वो है सुत्त पिटक, जिसे लिखे थे आनंद ने। तो आनंद ने लिखा था सुत्त पिटक, और ये सुत्त पिटक क्या है दोस्तों, इसमें है बुद्धा के जो वचन हैं उनके बारे में। तो सुत्त पिटक इसको लिखे थे आनंद ने, और सुत्त पिटक में है बुद्धा के वचन या स्पीच ऑफ बुद्धा। और दूसरी किताब जो लिखी गई दोस्तों यहाँ पर वो थी विनय पिटक, और विनय पिटक जो है वो है बौद्ध धर्म के नियम और कानून के बारे में, और विनय पिटक लिखा गया उपालि के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पहले बुद्ध परिषद के आयोजन के जो रिजल्ट या परिणाम रहे उसमें यह था कि यहाँ पर 2 किताबें लिखी गई। जो पहली किताब थी उसका नाम था सुत्त पिटक, जिसे लिखे थे आनंद, और सुत्त पिटक था दोस्तों बुद्धा के स्पीच या कथन के बारे में। और जो दूसरी किताब लिखी गई उसका नाम था विनय पिटक, और इसे लिखे थे उपालि, और विनय पिटक थी दोस्तों बौद्ध धर्म के नियम और कानून के बारे में। और उसके बाद देखिए दूसरे बुद्ध परिषद या बुद्धा काउंसिल का आयोजन हुआ वैशाली में, और इसके अध्यक्ष हुए दोस्तों सब्बा कामी, और उस समय वहां के शासक थे काला शोक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दूसरे बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ था वैशाली में, जिसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थे सब्बा कामी, और उस समय वहां के शासक थे काला शोक। और इस आयोजन का परिणाम यह रहा दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया, जिसके पहले भाग को कहा गया महासांघिक और दूसरे भाग को कहा गया अस्थविरास। और ये महासांघिक का यह मत था दोस्तों कि बौद्ध धर्म में कोई भी बदलाव हो सकता है या बदलाव किया जा सकता है, इसीलिए महासांघिक को चेंजर भी कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दूसरा जो बुद्धा परिषद का आयोजन हुआ वैशाली में, जिसके अध्यक्ष थे सब्बा कामी, और उस समय वहां के शासक थे काला शोक, वहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला था महासांघिक, दूसरा था अस्थविरास। और जो महासांघिक था वो यह समर्थन करता था कि बौद्ध धर्म में बदलाव होने चाहिए जो कि जरूरी हैं, और जो अस्थविरास था उसका मत यह था कि बौद्ध धर्म में कोई भी बदलाव नहीं होने चाहिए, इसीलिए इसे कहा गया नो चेंजर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और तीसरा बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस, और उस समय वहां के शासक थे अशोक। और इसका परिणाम यह रहा कि दोस्तों यहाँ पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था अभिधम्म पिटक, और किसके नेतृत्व में लिखी गई, तो ये लिखी गई दोस्तों मोगली पुत्र तिस के नेतृत्व में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि तीसरे बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में, और उसके अध्यक्ष हुए मोगली पुत्र तिस,
और उस समय वहाँ के शासक थे अशोक। और इसका परिणाम यह रहा कि यहाँ पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। और ये जो अभिधम्म पिटक बुक या किताब लिखी गई, ये लिखी गई मोगलीपुत्तिस के नेतृत्व में। और चौथे बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। और उस समय वहाँ के शासक थे कनिष्क। और यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म था वो बढ़ गया महायान और हीनयान में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो महायान था वहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी और हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। और पांचवा बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों प्रयाग में। और किसके शासन में हुआ था? तो ये थे हर्षवर्धन। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जैन धर्म या जैनिज्म के बारे में, जिसमें कुल 24 तीर्थंकर या गुरु थे। और हम लोगों को दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बस सिर्फ पहले गुरु के बारे में पढ़ना है, 23वें गुरु के बारे में पढ़ना है और 24वें गुरु के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैन धर्म। तो जैन धर्म के पहले गुरु थे वो थे ऋषभ देव, जिनका संकेत था दोस्तों बैल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के जो पहले गुरु या तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव और उनका सिंबल या संकेत था बैल। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या गुरु ऋषभ देव जी को आदिनाथ कहा जाता है। और ऋषभ देव का नाम ऋग्वेद में भी है। और ऋषभ देव जी की मृत्यु हुई दोस्तों कैलाश पर्वत पर सलेखना के कारण। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर या गुरु के बारे में। तो ये थे दोस्तों पार्श्वनाथ और इनका संकेत था सांप या स्नेक। और ये पार्श्वनाथ जी दोस्तों बनारस के राजा अश्वसेन के लड़के थे। और पार्श्वसेन जी की जो टीचिंग या शिक्षाएं थी वो थी दोस्तों 4। और ये कौन कौन सी थी? तो पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था आस्तेय, इसका मतलब होता है चोरी न करना, और चौथा है अपरिग्रह, जिसका मतलब है अवैध कब्जा नहीं करना चाहिए। और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 5वीं शिक्षा जोड़ी गई जो कि है ब्रह्मचर्य, वो जोड़ा गया महावीर स्वामी जी के द्वारा। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या गुरु के बारे में, जो कि थे महावीर स्वामी और इनका संकेत था दोस्तों लॉयन या शेर। तो महावीर स्वामी जी का दोस्तों जन्म हुआ था 543 BC में। और महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी बन गए और 42 साल की उम्र में उन्हें रियल नॉलेज या वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई दोस्तों? तो ये हुई जुम्भिका ग्राम रिजुपलिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे। और इस घटना को कहा गया कैवल्य, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। तो स्वामी को कहा गया दोस्तों केल्विन, इसका अर्थ होता है केवल एक। और इन्हें कहा गया निग्रंथ, जिसका मतलब होता है बंधनों से मुक्त। और इन्हें कहा गया जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। और इन्हें कहा गया अरहट, जिसका अर्थ होता है सर्वोपरि। और ये जो महावीर स्वामी को जिन कहा गया दोस्तों, जिसका अर्थ होता है विजेता, ये क्वेश्चन आया था UPSI एग्जाम में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी को और भी नामों से जाना जाता था, जिसमें है केल्विन, जिसका अर्थ होता है केवल एक। दूसरा है निग्रंथ,
जिसका अर्थ है बंधनों से मुक्त, और तीसरा है जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, और चौथा है अरहट, जिसका अर्थ है सर्वोपरि अर्थात सुप्रीम। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कहा जाता है। महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश दिए दोस्तों राजगृह में, जिसका वर्णन जैन संघ भाग 2 में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश दिए राजगृह में, जिसका वर्णन जैन संघ भाग 2 में है, और इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 72 वर्ष की आयु में पावपुरी बिहार में। उसके बाद थोड़ा सा जैन परिषद या जैन काउंसिल के बारे में जान लीजिए। तो पहली जैन परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र में, और उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अध्यक्ष हुए दोस्तों स्थूल भद्रा। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वे हुए स्थूलभद्रा, और दिगंबर के अध्यक्ष हुए दोस्तों भद्रबाहु। और दूसरे जैन परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों वल्लभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रवण, और उस समय भी शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पर किताब लिखी गई 12 अंग। उसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता थी और क्या क्या असमानता थी। सबसे पहले देखिए, भगवान या गॉड को बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था, और जैन धर्म में भी भगवान को नहीं माना जाता था। और उसके बाद है वेद। वेदों को भी बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था, और जैन धर्म में भी वेदों को नहीं। उसके बाद है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म या रीबर्थ को बौद्ध धर्म में माना जाता था और जैन धर्म में भी माना जाता था। और किताब देखिए कौन कौन सी लिखी गई बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो बौद्ध धर्म में किताब लिखी गई दोस्तों त्रिपिटक, और जैन धर्म में किताब लिखी गई 12 अंग, और ये 14 पूर्वा दोस्तों 12 अंग किताब का पार्ट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म में किताब लिखी गई त्रिपिटक और जैन धर्म में किताब लिखी गई 12 अंग, और 12 अंग का ही पार्ट है 14 पूर्वा। और बौद्ध धर्म की भाषा थी दोस्तों पाली, और जैन धर्म की भाषा थी प्रकृति। शाखा देख लीजिए बौद्ध धर्म की क्या क्या शाखाएं थी। तो इसकी शाखाएं थी हीनयान, महायान और वज्रयान। और जैन धर्म की शाखाएं थी दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों सत्य। सत्य बौद्ध धर्म में भी था और जैन धर्म में भी था। और अहिंसा, अहिंसा बौद्ध धर्म में भी थी और जैन धर्म में थोड़ा ज़्यादा थी। और मूर्ति पूजा दोस्तों बौद्ध धर्म में पहले कुछ समय तक नहीं थी और बाद में होने लगी। और इसी प्रकार जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा पहले नहीं थी और कुछ समय के बाद होने लगी। और जातिवाद बौद्ध धर्म में भी नहीं था और जैन धर्म में भी नहीं था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ उसके बारे में। तो मगध जो साम्राज्य था दोस्तों वो वर्तमान के पटना और गया जिले से संबंधित था, और जो कि है कहाँ पे, वो है बिहार में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मगध साम्राज्य था वो वर्तमान के बिहार राज्य के पटना और गया जिले से संबंधित था। और मगध भारत के प्राचीन 16 जनपदों में से एक था।
मगध का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों मिलता है अथर्व वेद में। और मगध साम्राज्य में अलग अलग वंशों ने शासन किया। तो चलिए देखते हैं किन प्रमुख वंशों ने मगध साम्राज्य में शासन किया। मगध साम्राज्य में सबसे पहले देखिए बृहद्रथ वंश या बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में। तो जो बृहद्रथ वंश था दोस्तों, वो मगध साम्राज्य का पहला वंश माना जाता था, जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ वंश या बृहद्रथ की राजधानी थी दोस्तों गिरिव्रज, या जिसे कहा जाता था राजगृह। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, जिसे उसका अपना ही मंत्री मार दिया था। तो बस इतना ध्यान रखिएगा बृहद्रथ वंश के बारे में कि ये मगध साम्राज्य का पहला वंश था, जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ और जिनकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। और इस वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, जिसे उसका अपना ही मंत्री मार दिया था। बृहद्रथ वंश के बाद देखिए हर्यंक वंश या हर्यंक डायनेस्टी के बारे में। और हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबसारा या बिंबसार, जिनकी राजधानी थी दोस्तों राजगृह। और बिंबसारा जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे, और बिंबसारा को सेनिया भी कहा जाता था। और बिंबसारा के लड़के थे दोस्तों अजातशत्रु, जो कि हर्यंक वंश के राजा बने बिंबसारा या अपने पिता को मारकर। तो बिंबसारा के लड़के थे अजातशत्रु, जो कि अपने पिता को मारकर राजा बने। और पहले बुद्ध परिषद का आयोजन दोस्तों अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था। और अजातशत्रु के शासनकाल में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। और अजातशत्रु के बाद हर्यंक वंश का अगला शासक हुआ दोस्तों उदयन। और उदयन ने पाटलिपुत्र की आधारशिला रखी या पाटलिपुत्र की स्थापना की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी उदयन ने, जो कि था हर्यंक वंश का। और हर्यंक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, उसका नाम था नागदशक। उसके बाद हर्यंक वंश के बाद जो अगला वंश हुआ मगध साम्राज्य में, वो था शिशुनाग वंश या शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग वंश के संस्थापक हुए थे शिशुनाग। और शिशुनाग के बाद जो अगला शासक बना शिशुनाग वंश में, वो था काला शोक। और काला शोक के बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा कि दूसरे बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ था काला शोक के शासन काल में। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों नंदी वर्धन। और दोस्तों शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। और नंद वंश को पहला नॉन क्षत्रिय वंश भी कहा जाता है, जिसने मगध साम्राज्य में शासन किया। और नंद वंश के जो संस्थापक थे या जिसने नींव रखी थी नंद वंश की, वो थे महापद्म नंद। उसके बाद देखिए नंद वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों धनानंद। और धनानंद के ही समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था पंजाब क्षेत्र में, जहां के राजा थे राजा पोरस। और राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों, जिसे कहा गया झेलम का युद्ध। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि धनानंद के समय में सिकंदर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। और धनानंद को, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, उसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। इसमें पहला है, युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग चंपा के लोगों ने किया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वो किया था उदयन ने, जो कि था हर्यंक वंश का। लेकिन पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया, वो किया था शेरशाह सूरी ने। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया शेरशाह सूरी ने। और उसके बाद देखिए पहली बार कलिंग को जीता महापद्म नंद ने, और हमेशा के लिए जीता दोस्तों, वो जीता अशोक ने।
और शिशुनाग पहला शासक था जो कि जनता के द्वारा चुना गया। और आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मगध के राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और भारत के पहले राष्ट्रीय शासक हुए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत के पहले राष्ट्रीय शासक कौन हुए थे, तो वो हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद कौटिल्य चाणक्य के बारे में जान लीजिए दोस्तों। तो कौटिल्य राज्य पुरोहित थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये एडवाइजर या सलाहकार भी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे कौटिल्य या चाणक्य जी। और इन्होंने अर्थात कौटिल्य जी ने रचना की अर्थशास्त्र की। तो चाणक्य या कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र की रचना की, तो उसकी भाषा क्या थी? तो अर्थशास्त्र की भाषा थी दोस्तों संस्कृत, और लिपि या स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, और विषय था दोस्तों इसका राजनीति, और भाग थे दोस्तों 15। तो ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा कि चाणक्य या कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई, और इसकी भाषा थी संस्कृत, और लिपि या स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, और विषय था राजनीति, और भाग था 15। कौटिल्य या चाणक्य का एक और नाम था, और वो था विष्णुगुप्त। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आता है एग्जाम में कि कौटिल्य या चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो वो था विष्णुगुप्त। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, और ये मैकियावेली दोस्तों फारस या ईरान के बहुत बड़े दार्शनिक थे, और कौटिल्य जी इन्हीं के समकालीन थे, और इसीलिए कौटिल्य या चाणक्य को मैकियावेली भी कहा जाता है भारत का। और उसके बाद देखिए सिंधु का युद्ध या बैटल ऑफ इंडस, जो कि हुआ था 305 बीसी या ईसा पूर्व में। और सिंधु का युद्ध दोस्तों हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। और ये सेल्यूकस निकेटर दोस्तों सिकंदर का प्रधान सेनापति था। तो चूंकि सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जगह पर उसका जो प्रधान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो आया था युद्ध करने चंद्रगुप्त मौर्य से। और इस युद्ध को कई दिनों तक चलने के बाद जब सेल्यूकस निकेटर को लगा कि वो अब हार जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कुछ संधियां की। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संधि की थी सेल्यूकस निकेटर ने। तो इसमें देखिए जो सेल्यूकस निकेटर था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे, और ये प्रांत थे दोस्तों काबुल, हिरात, कंधार और मकरान। तो ये 4 प्रांत दिए गए सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को। और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नाम का दूत दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, और ये मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और इस इंडिका किताब में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताया गया था। तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये 4 चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो संधि हुई थी उसमें सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और मेगास्थनीज दूत दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और इस मेगास्थनीज दूत ने इंडिका किताब लिखी थी, और इस किताब में था मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और इन सब के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दी थी सेल्यूकस निकेटर को।
और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई दोस्तों 298 BC या ईसा पूर्व में श्रवण बेलागोला जो कि है कर्नाटक में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद जो उनका लड़का था बिंदुसार, वो राजा बना मगध साम्राज्य का। और बिंदुसार जो था दोस्तों वो आजीविका रिलीजन या धर्म को मानता था। ये बहुत बार आया है एग्जाम में कि बिंदुसार किस धर्म को मानता था, तो बिंदुसार मानता था आजीविका धर्म को। और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। और बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का और अशोक का पिता था, अर्थात बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। और बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे कौटिल्य चाणक्य। और बिंदुसार का जो मंत्री परिषद था वो सबसे बड़ा था, जिसमें कुल थे 500 मंत्री। और बिंदुसार के 2 लड़के हुए दोस्तों, जिनमें जो बड़े वाले थे उनका नाम था सुसीम और जो छोटे वाले थे उनका नाम था अशोक। और जो अशोक थे वो राजा बनने से पहले अवंती या जिसे उज्जैन भी कहा जाता था वहां के गवर्नर थे। अशोक का शासनकाल था दोस्तों 269 BC से 232 BC या ईसा पूर्व तक। और दोस्तों अशोक जो था वो राधा गुप्त की सहायता से अपने बड़े भाई सुसीम को मार दिया 273 BC में और मौर्य साम्राज्य का शासक बना 269 BC या ईसा पूर्व में। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा अशोक के बारे में कि इसने राधा गुप्त की सहायता से अपने बड़े भाई को मार दिया 273 BC में और मौर्य साम्राज्य का शासक बना 269 BC या ईसा पूर्व में। और अशोक दोस्तों भारत का पहला ऐसा शासक हुआ जो अपने लोगों से अभिलेख हो या इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जुड़ा। और इन इंस्क्रिप्शन या अभिलेखों की जो भाषा थी दोस्तों वो थी प्राकृत, और जो लिपि थी या स्क्रिप्ट जिसे कहा जाता था वो थी ब्राह्मी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अशोक की जो अभिलेख या इंस्क्रिप्शन थी उसकी भाषा थी प्राकृत और उसकी लिपि या स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी। और उसके बाद देखिए जो अशोक के अभिलेख या इंस्क्रिप्शन थे वो पढ़े गए दोस्तों जेम्स प्रिंसेप और टर्नर के द्वारा। तो ये एग्जाम में बहुत आता है कि अशोक का जो अभिलेख था वो किसके द्वारा पढ़ा गया, तो वो पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप और टर्नर के द्वारा। और उसके बाद देखिए अशोक ने जो अभिलेख या इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे दोस्तों वो थे 2 प्रकार के, जिनमें जो पहला था उसे कहा गया लघु शिलालेख या माइनर रॉक एडिक्ट। और लघु शिलालेख में अशोक का नाम लिखा मिला। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि लघु शिलालेख में अशोक का नाम लिखा गया था या अशोक का नाम मेंशन था। और जो दूसरा लेख था दोस्तों उसे कहा गया मुख्य शिलालेख या मेजर रॉक एडिक्ट। और इस मुख्य शिलालेख या मेजर रॉक एडिक्ट में 14 प्रकार के लेख लिखे गए थे। तो आइए देखते हैं। तो मुख्य शिलालेख में दोस्तों 14 प्रकार के लेख लिखे गए, जिनमें जो पहला लेख था वो था पशु हत्या पर प्रतिबंध के बारे में, और 5वां लेख था धम्म नीति के बारे में, और 8वां लेख था धम्म यात्रा के बारे में, और 13वां लेख था दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में। तो इन 4 लेखों को आप लोग ध्यान रखिएगा, यही 4 इंपॉर्टेंट हैं उन 14 में से जो कि अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला लेख था पशु हत्या पर प्रतिबंध के बारे में, 5वां था धम्म नीति के बारे में, 8वां था धम्म यात्रा के बारे में, और 13वां लेख था कलिंग युद्ध के बारे में। कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म को अपनाया था, और अशोक ने श्रीनगर, ललितपटन और देवपटन शहर की स्थापना की। और ये ललितपटन और देवपटन है दोस्तों नेपाल में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए एक कवि थे जिनका नाम था
कलहना और इन्होंने रचना की थी राज तरंगणी की। तो राज तरंगणी के अनुसार अशोक कश्मीर का पहला मौर्य शासक था। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम के पहली शिफ्ट में कि राज तरंगणी के लेखक कौन हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि राज तरंगणी के लेखक हैं कलहना, जिसके अनुसार अशोक कश्मीर का पहला राजा बना मौर्य साम्राज्य से। और अशोक को दोस्तों बुद्ध शाक्य भी कहा जाता है। और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो शाक्य मुनि कहा जाता है गौतम बुद्ध को। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ दोस्तों बृहद्रथ, जिसे पुष्यमित्र संग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। और इस शुंग वंश को हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की अगली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों शुंग राजवंश के बारे में, जिसने मौर्य वंश के बाद मगध साम्राज्य पर शासन किया। और शुंग राजवंश में सबसे पहले देखिए पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो पुष्यमित्र शुंग को शुंग राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। और ये पुष्यमित्र शुंग दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक, जिनका नाम था बृहद्रथ मौर्य, उनके सेनापति हुआ करते थे। लेकिन बाद में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था शुंग राजवंश। और शुंग राजवंश की स्थापना करने के बाद मगध के नए राजा बने पुष्यमित्र शुंग। तो बस इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मगध का राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों सबसे पहले अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। और जो पहले मगध के शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, उसको पुष्यमित्र शुंग ने बदलकर विदिशा कर दिया। और पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया। और पुष्यमित्र शुंग दोस्तों पतंजलि महाभाष्य के बहुत बड़े विद्वान थे। और ये पतंजलि महाभाष्य एक संस्कृत का व्याकरण है। और प्राचीन संस्कृत का जो व्याकरण है दोस्तों, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, उसके लेखक हैं दोस्तों महर्षि पाणिनि। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग मगध के राजा बनने के बाद अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर विदिशा कर दी। और इन्होंने सांची स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया था। और पुष्यमित्र शुंग जो थे वो पतंजलि महाभाष्य के बहुत बड़े विद्वान थे। और ये पतंजलि महाभाष्य दोस्तों संस्कृत का एक व्याकरण है। और जो प्राचीन संस्कृत का व्याकरण है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, उसके जो लेखक हैं वो हैं महर्षि पाणिनि। और पुष्यमित्र शुंग के बाद जो प्रसिद्ध शासक हुए शुंग वंश के, वो थे अग्निमित्र। और इनके बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनकी प्रेम कहानी पर एक नाटक लिखा गया दोस्तों, जिसका नाम था मालविकी अग्निमित्रम, और जिसे लिखा गया था कालिदास जी द्वारा। तो ये चीज बस आप लोग ध्यान रखिएगा अग्निमित्र के केस में कि अग्निमित्र की प्रेम कहानी पर एक नाटक लिखा गया था कालिदास जी द्वारा, जिसका नाम था मालविकी अग्निमित्रम। और शुंग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों देवभूति। और शुंग वंश के बाद मगध पर शासन किया सातवाहन वंश ने। और इसके संस्थापक थे दोस्तों सातवाहन वंश के, वो थे राजा सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी या जिसे प्रतिष्ठान भी कहा जाता है, वो थी दोस्तों अमरावती, जो कि है वर्तमान में संभाजी नगर में या औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे राजा सिमुक, जिसकी राजधानी या प्रतिष्ठान हुआ करती थी अमरावती, जो कि वर्तमान के संभाजी नगर या जिसे पहले औरंगाबाद भी कहा जाता था। और
ये सब है दोस्तों महाराष्ट्र में। और सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी। और यहां पर एक रचना की गई दोस्तों जिसका नाम था गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती लिखी गई दोस्तों हाल के द्वारा, जिनका एक और नाम था और वो नाम है शालिवाहन। तो शालिवाहन या हाल के द्वारा गाथा सप्तशती की रचना की गई और ये रचना थी दोस्तों प्राकृत भाषा में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि गाथा सप्तशती की रचना की गई हाल या शालिवाहन के द्वारा और ये रचना की गई प्राकृत भाषा में। उसके बाद देखिए सातवाहन राजवंशों के द्वारा अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया गया, जो कि है महाराष्ट्र में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि सातवाहन राजवंशों के द्वारा अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया गया, जो कि है महाराष्ट्र में। और सातवाहन राजवंशों के द्वारा ही ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा की शुरुआत की गई। और सातवाहन वंश के बाद दोस्तों मगध साम्राज्य पर शासन किया कुषाण वंश ने, और कुषाण वंश को युचि वंश भी कहा जाता है। और कुषाण वंश के संस्थापक हुए दोस्तों कुजुल कड़फिसेस, जिन्हें कड़फिसेस प्रथम कहा जाता है। और कुजुल कड़फिसेस के जो लड़के या सन थे दोस्तों उनका नाम था विम कड़फिसेस, जिन्हें कड़फिसेस द्वितीय कहा जाता है। और विम कड़फिसेस या कड़फिसेस द्वितीय ने सोने का सिक्का चलाया रोमन पैटर्न का, और ऐसा करने वाले वे कुषाण वंश के पहले शासक बने। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि विम कड़फिसेस या कड़फिसेस द्वितीय ने सोने का सिक्का चलाया रोमन पैटर्न का, और ऐसा करने वाले वे कुषाण वंश के पहले शासक बने। सिक्कों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं दोस्तों, उसको आप लोग देख लीजिए एक बार। तो इसमें पहला है कि पहली बार सोने का सिक्का चलाया था इंडो ग्रीक ने, और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया कुषाण वंश ने। और उसके बाद सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया दोस्तों गुप्त शासकों ने। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया कुषाण वंश ने, और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया गुप्त वंश ने या गुप्त शासकों ने। और उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के चलाए मौर्य वंश ने। और उसके बाद सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के चलाए सातवाहन वंश ने। और आगे देखिए कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क के बारे में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, जिसने 78 एडी से लेकर 102 एडी तक शासन किया मगध पर। और कनिष्क को कुषाण वंश का अशोक भी कहा जाता था, जिसकी राजधानी थी दोस्तों पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है, और ये है पाकिस्तान में। तो कनिष्क की पहली राजधानी हो गई दोस्तों पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। उसके बाद देखिए कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहा करते थे। तो कनिष्क के दरबार में जो विद्वान रहा करते थे दोस्तों, उनमें जो पहला नाम था वो थे वसुमित्र। और ये वसुमित्र दोस्तों चौथे बुद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। और उसके बाद देखिए जो दूसरा नाम है वो है अश्वघोष। और उसके बाद तीसरा देखिए ये हैं नागार्जुन जी, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और फिर अगले हैं जिनका नाम है चरक, और चरक को चिकित्सा जनक के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद देखिए भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। और उसके बाद देखिए गांधार और मथुरा शिल्प कला का उदय कुषाण काल में हुआ। और
ये जो गांधार है दोस्तों, ये मिश्रित शिल्प कला थी और मथुरा शुद्ध भारतीय शिल्प कला थी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि गांधार शिल्प कला और मथुरा शिल्प कला का उदय कुषाण काल में हुआ। कुषाण वंश के बाद दोस्तों गुप्त वंश ने मगध पर शासन किया और गुप्त वंश के शासन काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और गुप्त वंश की जो स्थापना किए थे दोस्तों वो थे श्री गुप्त। और गुप्त वंश में एक शासक बने दोस्तों जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई दोस्तों लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। और उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त प्रथम को उपाधि या टाइटल मिली महाराजा धीराज की, जिसका अर्थ होता है दोस्तों राजाओं के राजा। और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के लड़के थे दोस्तों समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के अगले राजा बने। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया दोस्तों विदेशी इतिहासकार वी स्मिथ के द्वारा। और वी स्मिथ ने दोस्तों समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा युद्ध नीति के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम के लड़के थे समुद्रगुप्त, जिन्हें वी स्मिथ के द्वारा, जो कि एक विदेशी इतिहासकार था, नेपोलियन कहा गया युद्ध नीति के लिए। और उसके बाद दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई संस्कृत भाषा में हरिसेन के द्वारा। और ये हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति या जिसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है, ये लिखी गई संस्कृत भाषा में सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा। और समुद्रगुप्त को दोस्तों लिच्छवी दहित्र भी कहा जाता था, क्योंकि समुद्रगुप्त की माता का नाम था दोस्तों कुमार देवी, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त दोस्तों संगीत प्रेमी थे वीणा के, और इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। उसके बाद गुप्त वंश के अगले राजा हुए दोस्तों समुद्रगुप्त के लड़के, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक किताब लिखी गई जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक थे दोस्तों विशाख दत्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि मिली। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों गुप्त वंश का ऐसा पहला शासक बना जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्के जारी किया, तो वे थे समुद्रगुप्त के लड़के चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में स्तंभ का निर्माण करवाया। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी थी उज्जैन। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना सबसे ज्यादा समय उज्जैन में ही बिताया। और उज्जैन के दरबार के दरबारी कवि थे दोस्तों कालिदास जी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीन से एक यात्री आया जिसका नाम था फाहयान। और फाहयान ने एक किताब लिखी जिसका नाम था फो को की। और चंद्रगुप्त द्वितीय के लड़के थे दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के अगले राजा बने। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नालंदा विश्वविद्यालय को भारत का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी
कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। और नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही दोस्तों भारत में एक और विश्वविद्यालय था जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसे बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया या विध्वंस किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। और हूण का भारत में प्रवेश दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही हुआ, लेकिन हूण को पराजित किया स्कंद गुप्त ने। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि हूण का भारत में प्रवेश कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ, लेकिन इसे पराजित किया स्कंद गुप्त ने। और गुप्त वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों विष्णु गुप्त। गुप्त वंश का रॉयल सिंबल या शाही प्रतीक था दोस्तों गरुण। और गुप्त वंश की शाही भाषा थी दोस्तों संस्कृत। और गुप्त वंश ने 2 सिक्के चलाए, जिसमें जो सोने का सिक्का था उसे दिनार कहा गया और जो चांदी का सिक्का था उसे रुपया का कहा गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश का रॉयल सिंबल था गरुड़ और रॉयल भाषा या लैंग्वेज थी संस्कृत। और गुप्त वंश ने जो सोने के सिक्के चलाए उसे दिनार कहा गया और जो चांदी का सिक्का चलाया उसे रुपया का कहा गया। गुप्त काल के समय को स्वर्णिम काल कहा जाता है कला के क्षेत्र में, भाषा और संस्कृत के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और अब गुप्त काल के कुछ महान विद्वान थे, उनके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो इनमें सबसे पहले देखिए आर्यभट्ट जी के बारे में। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और ज्योतिष थे। आर्यभट्ट जी ने बताया कि शून्य का प्रयोग कैसे किया जाए। और आर्यभट्ट जी ने ही पाई का मान 22/7 बताया। और आर्यभट्ट जी ने ही 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का स्थानीय मान बताया। और आर्यभट्ट जी ने ही सोलर सिस्टम या सूर्य सिद्धांत भी बताया। आर्यभट्ट के बाद दोस्तों जो दूसरे विद्वान थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। और गुप्त काल के अगले विद्वान थे दोस्तों वाराहमिहिर। और वाराहमिहिर ने दोस्तों कुछ सिद्धांत दिए जो कि हैं लघु जातक, बृहद जातक, योग यात्रा और पंच सिद्धांतिका। और वाराहमिहिर ने सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है। और गुप्त वंश के एक और विद्वान थे जिनका नाम था सुश्रुत। और ये सुश्रुत दोस्तों शैल चिकित्सा के बहुत ही बड़े विद्वान थे। गुप्त वंश के पतन के बाद दोस्तों भारत में अलग अलग वंशों ने शासन किया और आपस में ही संघर्ष किया। और इसी क्रम में एक राजवंश की स्थापना हुई उत्तर भारत में, जिसका नाम था वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। और वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश ने उत्तर भारत में दोस्तों 550 एडी से लेकर 647 एडी तक शासन किया। और वर्धन वंश के संस्थापक थे दोस्तों पुष्यभूति। और पुष्यभूति के नाम पर भी वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। और वर्धन वंश की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों थानेश्वर या थानेसर, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। वर्धन वंश के संस्थापक थे दोस्तों पुष्यभूति, लेकिन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया प्रभाकर वर्धन को। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर थे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, जिनमें
दो पुत्र थे जिनका नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था राजश्री, और राजश्री की शादी हुई दोस्तों मौखरी वंश के राजकुमार गृहवर्मन से। और कुछ समय के बाद मौखरी वंश का एक जागीरदार था जिसका नाम शशांक था, उसने गृहवर्मन की हत्या कर दी। और बाद में जब राज्यवर्धन ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए शशांक से युद्ध किया तो उसमें राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। और उसके बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से शशांक को हरा दिया। तो ये तो हो गई दोस्तों वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की कहानी। अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हर्षवर्धन ने दोस्तों 606 एडी से लेकर 647 एडी या ईसा पूर्व तक शासन किया, और हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में शिलादित्य के उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा, और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर दी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर, और बाद में हर्षवर्धन ने इसे बदलकर कन्नौज कर दिया। और हर्षवर्धन दोस्तों बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। और हर्षवर्धन ने आदि शंकरा की मदद से 7वीं शताब्दी में प्रयाग, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, में कुंभ की शुरुआत की। तो और प्रयाग में हर 5 वर्षों में हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। और हर्षवर्धन दोस्तों बहुत ही विद्वान आदमी था। इसने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। और हर्षवर्धन के समय में ही चीन से एक यात्री भारत की नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया, जिसका नाम था वेन सोंग। तो वेन सोंग नालंदा यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया चाइना से। और वेन सोंग ने दोस्तों एक किताब लिखी जिसका नाम था सीयू की। वेन सोंग को दोस्तों युआन चांग या शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। और इसके बाद देखिए हर्षवर्धन ने एक युद्ध लड़ा जिसे कहा गया नर्मदा का युद्ध। और नर्मदा का युद्ध हुआ दोस्तों हर्षवर्धन और वातापी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। और नर्मदा के इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई और वातापी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई। और नर्मदा युद्ध का जो उल्लेख है दोस्तों ये मिलता है ऐहोल अभिलेख से, जिसे लिखा है रवि कीर्ति ने। और इसके बाद हर्षवर्धन के दरबार में कुछ विद्वान रहा करते थे, उनका नाम आप लोग देख लीजिए। तो इनमें थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट जी ने हर्षचरित्र, कादंबरी और चंडी शतक नामक पुस्तकों की रचना की। और बाणभट्ट जी के बाद और थे हरिदत्त, जयसेन, मयूर। और मयूर जी ने मयूर शतक नामक पुस्तक लिखी जो कि है कुष्ठ रोग के निवारण के लिए। और हर्षवर्धन के सिक्के सोनीपत और नालंदा से मिले, और हर्षवर्धन के इन सिक्कों पर नंदी का चित्र मिला और श्री हर्ष लिखा मिला। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन के सिक्के सोनीपत और नालंदा से मिले जिन पर नंदी का चित्र और श्री हर्ष लिखा मिला। हर्षवर्धन को दोस्तों कुछ और उपाधियां दी गई जिनमें है महेश्वर, सार्वभौम और महाराजा धीराज की उपाधि।
तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन को उपाधि मिली शिलादित्य, महेश्वर, सार्वभौम और महाराजा धीराज की। तो आज की क्लास के साथ दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया है। अब आप लोग इसको रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हो। अगर हमारी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।